चलो हीमोस्टेसिस और कोएगुलेशन के मैकेनिज्म को डिटेल में समझते हैं। हीमोस्टेसिस क्या होता है? चोट लगने के बाद खून बहना रोकने का प्रोसेस ही हीमोस्टेसिस है। यह सुनिश्चित करता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड लिक्विड रहे, लेकिन चोट वाली जगह पर क्लॉट बन जाए। इसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला, वेस्कुलर स्पैज्म, जिसे वासोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। चोट लगने के तुरंत बाद ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है ताकि चोट वाली जगह पर ब्लड फ्लो कम हो जाए। ये नर्व रिफ्लेक्सेस और डैमेज टिश्यूज और प्लेटलेट्स से निकलने वाले केमिकल्स से ट्रिगर होता है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जब प्लेटलेट्स डैमेज हुई ब्लड वेसल वॉल्स के संपर्क में आते हैं तो वे एक्सपोज्ड कोलेजन से चिपक जाते हैं। ये प्लेटलेट एक्टिवेशन को ट्रिगर करता है। वे अपना शेप बदलते हैं, एटीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 जैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं और ज्यादा प्लेटलेट्स को आकर्षित करते हैं। इससे एक टेम्पररी प्लेटलेट प्लग बनता है जो चोट को सील करने वाले पैच जैसा होता है। कोएगुलेशन, जिसे क्लॉट फॉर्मेशन भी कहते हैं, ये स्टेप फाइब्रिन मेश बनाकर प्लेटलेट प्लग को स्टेबल करता है, जिससे क्लॉट मजबूत होता है। इस प्रोसेस में ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक कैस्केड शामिल होता है। कोएगुलेशन का मैकेनिज्म। यह एंजाइमेटिक रिएक्शंस का एक कॉम्प्लेक्स कैस्केड है जो 3 पाथवेज में बंटा होता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारे शरीर का क्विक रिस्पांस मैकेनिज्म है। जब टिश्यू इंजरी होती है तो डैमेज टिश्यू फैक्टर या फैक्टर 3 नामक कुछ रिलीज करता है। फिर ये टिश्यू फैक्टर 7 के साथ मिलता है और साथ मिलकर वे फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। अब इंट्रिंसिक पाथवे थोड़ा स्लो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यह तब ट्रिगर होता है जब ब्लड डैमेज वेसल वॉल्स, खासकर कोलेजन के संपर्क में आता है। यह पाथवे फैक्टर 12 के एक्टिवेशन के साथ शुरू होता है, जो फिर फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है। उसके बाद फैक्टर 9 एक्टिवेट होता है और फिर फैक्टर 8। आखिरकार ये सभी स्टेप्स फैक्टर 10 के एक्टिवेशन की ओर ले जाते हैं। अंत में हमारे पास कॉमन पाथवे है जो फाइनल क्लॉट फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवेज फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए कन्वर्ज होते हैं। फैक्टर 10 फिर फैक्टर 5 के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन, जिसे फैक्टर 2 भी कहते हैं, को थ्रोम्बिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन बदले में फाइब्रिनोजन या फैक्टर 1 को फाइब्रिन में बदल देता है। ये फाइब्रिन स्ट्रैंड्स लंबे फाइबर्स बनाते हैं जो एक मेश बनाते हैं, ब्लड सेल्स को ट्रैप करते हैं और प्लेटलेट प्लग को एक स्टेबल क्लॉट में बदल देते हैं। क्लॉट रिट्रैक्शन और फाइब्रिनोलिसिस यानी क्लॉट का टूटना। चोट ठीक होने के बाद क्लॉट अपना साइज कम करने के लिए सिकुड़ता है। बाद में प्लास्मिन नामक एक एंजाइम द्वारा क्लॉट खुल जाता है, जिसे फाइब्रिनोलिसिस कहते हैं, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो को बहाल करता है। समरी फ्लो चार्ट। सबसे पहले वेस्कुलर स्पैज्म होता है, यानी वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, जिसमें प्लेटलेट एडहेशन और एग्रीगेशन शामिल है। फिर कोएगुलेशन कैस्केड होता है, जिसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवेज शामिल होते हैं जो कॉमन पाथवे की ओर ले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप फाइब्रिन मेश का निर्माण होता है, जिससे एक स्टेबल क्लॉट बनता है। चलो हीमोस्टेसिस और कोएगुलेशन के मैकेनिज्म को और भी गहराई से समझते हैं, ताकि आप इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझ सकें। हीमोस्टेसिस शरीर की नेचुरल प्रक्रिया है जो चोट वाली जगह पर खून बहना रोकती है, जबकि बाकी जगह नॉर्मल ब्लड फ्लो बनाए रखती है। यह एक केयरफुली बैलेंस्ड प्रोसेस है, क्योंकि अगर यह बहुत वीक है तो आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी
और अगर ये बहुत स्ट्रांग है तो आपको खतरनाक क्लॉट्स बनेंगे, जिन्हें थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। हेमोस्टेसिस 3 मेजर फेजेस में होता है। सबसे पहले हमारे पास वेस्कुलर स्पैज्म है, जिसे वासोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ब्लड वेसल में चोट लगने के बाद यह तुरंत रिस्पांस होता है। ब्लड वेसल में स्मूथ मसल सिकुड़ जाती है, जिससे वेसल संकरी हो जाती है और ब्लड लॉस कम हो जाता है। यह कुछ ही सेकंड में होता है और वेसल वॉल को सीधी चोट, डैमेज टिश्यूज और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स द्वारा रिलीज किए गए केमिकल सिग्नल्स और नर्वस रिफ्लेक्सेस द्वारा ट्रिगर होता है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जिसे प्राइमरी हेमोस्टेसिस भी कहते हैं, ब्लड लॉस को रोकने में एक जरूरी स्टेप है। प्लेटलेट्स यानी वो छोटे ब्लड सेल्स यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग या एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है तो कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कोलेजन से चिपक जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और एडीपी जैसे सिग्नलिंग केमिकल्स रिलीज करते हैं, जो ज्यादा प्लेटलेट्स को आकर्षित करते हैं, और थ्रोम्बोक्सिन A2 जो प्लेटलेट्स को एक साथ चिपकाने में मदद करता है और वासोकॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ावा देता है। इससे एक टेम्पररी प्लेटलेट प्लग बनता है, जो वेसल में छोटे ब्रेक को सील करने में मदद करता है। कोएगुलेशन कैस्केड या सेकेंडरी हेमोस्टेसिस वह जगह है जहां प्लेटलेट प्लग को एक मजबूत फाइब्रिन मेश द्वारा रीइंफोर्स किया जाता है। यह मेश केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज के जरिए बनता है, जिसे कोएगुलेशन कैस्केड कहते हैं, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स शामिल होते हैं। ये प्रोटीन ज्यादातर लिवर द्वारा बनाए जाते हैं और इनएक्टिव रूप में ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनकी संख्या 1 से 13 तक होती है। कोएगुलेशन कैस्केड डोमिनोज की तरह काम करता है। एक फैक्टर को एक्टिवेट करने से अगला फैक्टर एक्टिवेट होता है, इत्यादि। कैस्केड के लिए 2 मुख्य शुरुआती बिंदु या पाथवे होते हैं। दोनों एक कॉमन पाथवे की ओर ले जाते हैं, जहां फाइनल क्लॉट बनता है। सबसे पहले हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे है, जिसे टिश्यू फैक्टर पाथवे भी कहते हैं। यह एक क्विक रिस्पांस है जो टिश्यू के डैमेज होने पर ट्रिगर होता है। डैमेज सेल्स टिश्यू फैक्टर या फैक्टर 3 रिलीज करते हैं, जो फैक्टर 7 से जुड़ जाता है। यह कॉम्प्लेक्स फिर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। इसके बाद इंट्रिंसिक पाथवे या कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे है, जो स्लो और ज्यादा डिटेल्ड है। यह तब ट्रिगर होता है जब ब्लड डैमेज वेसल के अंदर एक्सपोज्ड कोलेजन के संपर्क में आता है। यह फैक्टर 12 से शुरू होता है, जिसे हैगमैन फैक्टर भी कहते हैं, जो फैक्टर 11, फिर फैक्टर 9 और फिर फैक्टर 8 को एक्टिवेट करता है। अंततः फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है। अंत में कॉमन पाथवे में एक्टिवेटेड फैक्टर 10 या फैक्टर 10A फैक्टर 5 के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है। प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन या फैक्टर 2 को थ्रोम्बिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन एक की एंजाइम है। यह फाइब्रिनोजन या फैक्टर 1 को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन लंबे फाइबर्स बनाता है, जो एक सॉलिड मेश में क्रॉस लिंक होते हैं, जो प्लेटलेट प्लग को एक स्टेबल क्लॉट में सीमेंट कर देता है। एक बार फाइब्रिन क्लॉट बनने के बाद क्लॉट थोड़ा सिकुड़ जाता है। इसे क्लॉट रिट्रैक्शन कहते हैं। यह घाव के किनारों को एक साथ लाने में मदद करता है, जिससे टिश्यू हीलिंग में मदद मिलती है। एक बार फाइब्रिन क्लॉट बनने के बाद क्लॉट थोड़ा सिकुड़ जाता है। इसे क्लॉट रिट्रैक्शन कहते हैं। यह घाव के किनारों को एक साथ लाने में मदद करता है, जिससे टिश्यू हीलिंग में मदद मिलती है। वेसल के ठीक होने के बाद क्लॉट की अब जरूरत नहीं रहती है। शरीर प्लाज्मिन नामक एक एंजाइम पैदा करता है, जो फाइब्रिन मेश को घोल देता है, जिससे क्लॉट टूट जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि नॉर्मल ब्लड फ्लो बहाल हो जाए। 1. वेस्कुलर स्पैज्म, ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन। 2. प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स चोट वाली जगह पर चिपक जाते हैं।
3. कोएगुलेशन कैस्केड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक कैस्केड में एक्टिवेट होते हैं। 4. फाइब्रिन मेश फॉर्मेशन एक स्टेबल क्लॉट बनाता है। 5. क्लॉट रिट्रैक्शन और फाइब्रिनोलिसिस ठीक होने के बाद क्लॉट घुल जाता है। बहुत कम क्लॉटिंग का मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे हीमोफीलिया। बहुत ज्यादा क्लॉटिंग से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसे डीवीटी भी कहते हैं, का खतरा भी आच जाता है।